अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्किल्स पे बात करेंगे। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ किंग्स लॉ कॉलेज। आज तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें हम आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्किल्स बताएंगे और ये बताया जाएगा हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर। बच्चों एक बात याद रखनी है, जब भी एग्जामिनर के सामने क्वेश्चन पेपर जाता है वो कुछ नहीं आपके बारे में जानता। मैं आपको हो सकता हूँ जानता हूँ, मुझे पता है ये इस तरह का स्टूडेंट है, वो इस तरह का स्टूडेंट है, इसको मैंने इस कैटेगरी में रखना है, इसको इस कैटेगरी में रखना है। एग्जामिनर के सामने आपकी शीट ही आपकी पूरी लाइफ है, आपकी शीट ही आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी शीट ही आपकी इंटेलिजेंस ही है, आपकी शीट ही आपका नॉलेज है, आपकी शीट ही आपका एक्सपीरियंस है। तो आंसर शीट को किस तरह पॉलिश करना है, आंसर शीट को किस तरह डिजाइन करना है और किस तरह उसको मटेरियलाइज करना है कि वो आपके मुतल्लिक ये आपके मटेरियल को पढ़ने पे वो मजबूर हो जाए और आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में फॉल करके आपको अच्छे नंबर दें। आज हम इस स्किल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो पार्ट 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ एंड ग्लोबल लीगल सिस्टम, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका 100 मार्क्स का पेपर है और उनमें आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स ऑफ 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। अब एक क्वेश्चन को जब भी आपके सामने 10 क्वेश्चन आने हैं, चूज क्वेश्चन इंटेलिजेंटली। सबसे अहम बात है ये, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आल्दो आपको 10 में से 7 क्वेश्चन आते हैं, आल्दो आपको 10 के 10 आते हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन फर्स्टली। इस तरह चूज करने हैं, आपने देखना है किस क्वेश्चन का मटेरियल आपके पास ज्यादा है, किस क्वेश्चन को आपने बेटर प्रिपेयर किया हुआ है और वो क्वेश्चन जो आपने एक रात पहले या 2 रातें पहले तैयार किया हुआ है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, राइट अ नोट ऑन ABC, राइट अ नोट ऑन ABC वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें वो पार्शली वो कर देता है, डिवीजन ऑफ नंबर कर देता है, 10 मार्क्स के 2 हैं, तो वो स्कोरिंग लेस स्कोरिंग क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन जो होता है उसमें वो 10 मार्क्स। तो आपने ये देखना है आपके पास मटेरियल किसका अच्छा है, वेल प्रिपेयर्ड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, देन यू विल डिसाइड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है कि आपके पास सपोज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन है। आपने कहा पहला क्वेश्चन मुझे अच्छा आता है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर चूज कर लिए। अब अगली बारी आएगी पहला कौन सा लिखना है क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, वो बाद में आते हैं सेकंड हेडिंग पे। अभी मैं पहली हेडिंग पे हूँ, पहला क्वेश्चन कौन सा देखना है, आपने ये देखना है, इसके ऊपर नंबरिंग करनी है। ये मुझे A+ आता है, ये मुझे B ग्रेड पे है मेरा क्वेश्चन तैयार। और ऐसा होता है जितना मर्जी आप पढ़ लें, उसने आपसे क्वेश्चन जब पूछा है आपके माइंड में एक क्वेश्चन A+ तैयार होगा, एक क्वेश्चन B ग्रेड में होगा, एक क्वेश्चन A ग्रेड पे होगा और अनदर क्वेश्चन इज A+ और अनदर B। सपोज इस कैटेगरी में आपकी तैयारी है, क्वेश्चन आपके सामने आ गए, आपने क्या करना है, सबसे पहले A+ को चूज करना है, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन जो एवरेज क्वेश्चन होगा वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एवरेज कोशिश करें जो B की बजाय A में फॉल कर रहा है ना उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। थर्ड वन यू विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वीकली प्रिपेयर्ड, थर्ड नंबर, ठीक है, वो आपने B अटेम्प्ट करना है। फोर्थ पे आपने देन वही जो वीक क्वेश्चन है वही लास्ट पे फिर A+ करना है। फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन, जब A+ पे वो देखेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ के उसने इमेजिन कर लेना है मैंने इस बच्चे को 13-14 पे लेके जाना है, 9-10 पे रखना है, 8 से नीचे रखना है। तो A+ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको वो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में कैटेगराइज कर देगा। लास्ट क्वेश्चन पे क्योंकि नंबर 1 तो लास्ट क्वेश्चन टाइम थोड़ा होता है, ठीक है, थकावट हो चुकी होती है, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका है स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जो आपका वैल्यू पे, ताकि मेंटली आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। B ग्रेड वाला क्वेश्चन आपका दिमाग खर्च करेगा।
इसलिए इसको मिड में, और इसको इसलिए मिड में भी करना है कि ऊपर वाले में वो आपको जब 13-14 नंबर दे देगा तो इसमें आल डेफिनेटली वो आपको 10-11 में ही रखेगा। आल तो आपने 8 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, आपने 8 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, ठीक हो गया। सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। राइट क्वेश्चन नंबर ऑन योर आंसर शीट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जो नंबरिंग है ना, उस नंबरिंग को आपने अपनी शीट पे लिखना है। आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1, तो आपने अपने आंसर शीट में लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 3 वाला, तो आपने अपनी नंबरिंग नहीं देखनी मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने देखना है आंसर शीट, ठीक है। आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 3 है, आल्दो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, 2 नहीं लिखना। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 5, तो आपने आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 5 थी, ओके। मस्ट राइट कंप्लीट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर देने से और आंसर क्वेश्चन की पूरा ना लिखने से कोई हर्ज नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। बट जब आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे तो ये श्योर है कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो क्वेश्चन का मटेरियल आपके दिमाग में घूम रहा होता है और आप उस क्वेश्चन जो उसने पूछा है उससे वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन को क्लियरली समझना आधा आंसर होता है, क्वेश्चन को क्लियरली समझना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को गौर से नहीं पढ़ते, तो चलिए गौर से नहीं पढ़ा, आप क्वेश्चन नंबर को जब क्वेश्चन को कंप्लीटली अपनी आंसर शीट पे जब लिखेंगे, कंप्लीटली ना भी लिखें, करप्स ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट, जब वो करप्ट से ही लिखेंगे तो आपके माइंड में वो हेडिंग सारी आ जाए, ओके। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होना चाहिए, ये आप चूंकि न्यू है, आप लोगों ने इंटरमीडिएट से उठ के आए हैं, आपने एफएससी की हुई है और आईसीएस किया होगा, इंटरमीडिएट एफएआई को किया होगा, देन और यू आर नॉट अवेयर अबाउट यूनिवर्सिटी लेवल पे जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, उससे आप लोग अनअवेयर हैं। आल्दो आपके पास असाइनमेंट्स हैं, की बुक्स हैं, बट आपने क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। और जब तो कहते हैं ना कि हजूम के साथ चलोगे तो आपकी पहचान नहीं होगी, कुछ अलग करना है तो हजूम से हट के चलें। कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो कि पूरे पंजाब की सारी दुनिया लिख ली होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपने डिस्टिंक्टिव नंबर लेने के लिए तो कुछ डिस्टिंक्शन आपने ड्रा करनी है अपने पेपर पे, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि वो आप जो है वो डिस्टिंक्शन जो है वो दूसरे से ड्रा करें। नंबर 1 है, सब बच्चे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पहली है आपने यूं करना है, इंट्रोडक्शन से अवॉइड करते हुए लिखना है प्रीलिमिनरी नोट, ठीक है। गलत नहीं है इंट्रोडक्शन लिखना, बट डिस्टिंक्शन ड्रा करनी है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी नोट आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी नोट की जगह कर देना इंट्रोडक्टरी नोट, पहली हेडिंग ये होगी। नंबर 2, अभी आप पार्ट 1 और 2 में हैं तो आपको चूंकि रेलिवेंट लॉज नहीं पढ़ाए जा रहे, लेकिन चूंकि इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर एंड अभी पार्ट 3 में जो बच्चों ने होना है या पार्ट 3, 4, 5 वाले स्टूडेंट्स जब आगे जाएंगे तो उनके लिए ये है कि जब भी आपने कोई रेलिवेंट सेक्शन प्रोड्यूस करना है या जिस क्वेश्चन को किसी लॉ से अटेम्प्ट करना है उसकी रेलिवेंट प्रोविजन मीन्स हमने पार्ट 2 के बच्चे जानते होंगे, हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था द कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। द कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 175 ए, आर्टिकल 184, आर्टिकल 185(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो यहाँ पे बोलिए रेलिवेंट प्रोविजन नंबर 1 आर्टिकल, ठीक है, वो लिख देना आप लोगों ने। ये आप लोग सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में ये हेडिंग इसको जो है वो आप स्किप कर देंगे, ओके। थर्ड नंबर पे मीनिंग। अब मीनिंग किसका लिखना है, क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा हुआ है ना उसका मीनिंग लिखना है। फॉर एग्जांपल वो पूछता है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स स्कोप, तो आपने डेफिनेशन स्कोप की नहीं लिखनी। किसका पूछा, पॉलिटिकल साइंस का, आपने लिखा द वर्ड पॉलिटिकल साइंस, द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रॉम लैटिन वर्ड से है, कहाँ से है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग आप लिखना है। कोशिश करनी है मीनिंग जो है वो आपने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी या मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है,
या किसी जुरिस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। जुरिस्ट का दिया हुआ मीनिंग लिखना है, अपना मीनिंग नहीं लिखना, ठीक है। नंबर 4 पे डेफिनेशन। डेफिनेशन अगेन वही बात, वो आपसे डेफिनेशन पूछता है पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी की, पॉलिटिकल साइंस में लॉ की, पॉलिटिकल साइंस में आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है इसकी पॉलिटिकल साइंस की या स्टेट की, जिसकी भी डेफिनेशन पूछेगा वो आपने डेफिनेशंस लिखनी है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन खुद से नहीं बनानी, खुद से ड्रॉ नहीं करनी, डेफिनेशन को एज इट इज एक एक वर्ड लिखना है उस जुरिस्ट का जिसने वो डेफिनेशन जिसकी आप लिख रहे हैं, खा वो ऑस्टन हो, खा वो कोई भी जुरिस्ट हो, ऑथर हो, उसकी डेफिनेशन को आपने रिप्रोड्यूस करना है। और दूसरी बात ये कि वेरिएबल वेबस्टर डिक्शनरी और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की आपने डेफिनेशन को भी लिखना है, ठीक है, और लिखते ही वो है, और एटलीस्ट 2 और 3 डेफिनेशंस इज इनफ। टाइम की बचत भी होती है, टाइम मैनेज भी करना, तो अपने असाइनमेंट्स पे जो आपने तैयार करनी है वो 3-4 कर लें। पेपर में आप 3-4 भी लिख सकते हैं, 2-3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुजारा तो एक से भी हो जाता है, लेकिन 2 कर देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अगर 1 भी कर देंगे तो कोई इसमें कबात वाली बात नहीं है। हेडिंग नंबर 5 डेफिनेशन के बाद आ जाता है मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन वेरी करना शुरू कर जाता है। मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है, वो आपने उस हर क्वेश्चन की अलग अलग है। आपने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो उसमें एक ही तरतीब से 12 हेडिंग्स हैं, वो लिख देनी है। आपने इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम की बात आ जाए, कोर्ट सिस्टम लिखना है तो इधर लिखना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्केच पढ़ाया था वो सारा ड्रा कर देना है और आगे आगे उसको फर्दर लिख देना है। मेन बॉडी स्टार्ट होगी, ये हर क्वेश्चन की वेरी करनी है, ठीक है। वो आपने उस क्वेश्चन के मुताबिक पहले टाइप्स लिखनी है, उसकी डिटेल लिखनी है, जो जो लिखना है वो आपने इससे ऑनवर्ड लिखते जाना है, ठीक है। वो आपकी 5, 6, 7, 8 जितनी भी हेडिंग बन गई, लास्ट पे आने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। अब हर बच्चा पहली हेडिंग उसकी इंट्रोडक्शन होती है, लास्ट हेडिंग उसकी कंक्लूजन होती है। तो आपने कंक्लूजन लफ्ज लिखने के बजाय आपने लिखना है एंडिंग नोट, ठीक है। एंडिंग नोट, फाइनल रिमार्क्स। इसमें अब बच्चे क्या करते हैं, टू कंक्लूड दैट आई हैव टू से दैट, आई वांट टू से दैट, आई कैन से दैट, ये सारे बच्चे लिखते हैं। खुदारा ये बात ना लिखिएगा, एग्जामिनर का दिमाग वही है कि बच्चा अभी तक वही इमेच्योर बातें लिख रहा है। जब आपने लिखना है एंडिंग नोट तो इसमें ये लिखना है 3-4 लाइन में लिखनी, इन अ नटशेल आई कैन से दैट, आगे के क्वेश्चन के मुताबिक, या लिखने इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन से दैट, ठीक है, या लिखने इन शॉर्ट आई कैन से दैट, ठीक है। इस तरह की वर्डिंग लिखेंगे तो ये नोट करने अपने असाइनमेंट्स में, अपने पेपर में आपने ये वर्डिंग लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन की एक बात तरफ बात आ जाए। अब बात आई प्रीलिमिनरी नोट में क्या चीजें लिखनी है, क्या इसको डल करना पड़ेगा, नो। कंक्लूजन या एंडिंग नोट पे क्या लिखना है, कुछ नहीं। आपने क्वेश्चन की बॉडी तैयार की है, आपने वही पुट करनी है। आपको एग्जांपल देता हूँ, सब बच्चों ने पढ़ी होगी। क्वेश्चन आपको आ जाता है डिफाइन स्टेट, राइट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। आप इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, आप क्या लिखेंगे, आप वही लिखेंगे स्टेट के 4 एसेंशियल। आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे स्टेट इज अ थिंग जहां पे पॉपुलेट एरिया हो, पॉपुलेशन हो, एरिया हो, हुकूमत हो, सॉवरेनिटी हो। यही बातें जो पूरा क्वेश्चन होता है ना, उसको आपने 8 से 10 लाइनों में इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। और ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन और एंडिंग नोट तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन आपने तकरीबन सेम ही लिखने, डिफरेंस कर दें, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा मटेरियल जो होता है मेन बॉडी का, इसको आपसे अगर कहा जाए कि 8 से 10 लाइनों में लिखे, वो इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसने ना क्वेश्चन पूछा होता है क्रिटिकल एग्जामिन द फलां, क्रिटिकल एग्जामिन द, क्वेश्चन वो पूछता क्रिटिकल एग्जामिन का है, तो इंट्रोडक्शन में फिर आपने वो लिखना होता है इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन यू कैन से दैट। क्वेश्चन बोलेगा आपका इंट्रोडक्शन बताऊं उसका, लेजिस्लेशन पढ़ लिया, हाँ। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन यू कैन से दैट there are 2 types of legislation, supreme legislation and subordinate legislation. Supreme legislation is made by the supreme authority, National Assembly or Senate, and the subordinate legislation is the legislation made by the subordinate authorities, for example जो भी हैं provincial assemblies, ठीक है, और autonomous bodies। तो आपका वही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, यूं समझिए क्वेश्चन आपके सामने जब आया तो 3-4 बातें जो क्वेश्चन रिलेटेड होती है वो इंट्रोडक्शन और एंडिंग नोट ही होता है, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। अब आगे आ जाए, अगली हेडिंग है नंबरिंग द हेडिंग।
ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने तो पार्ट 2 वाले असाइनमेंट्स ली, कुछ बच्चों ने नंबरिंग की, ना बताया कि मेन हेडिंग कौन सी है, ना बताया सब हेडिंग कौन सी है, ना बताया फर्दर हेडिंग कौन सी है। तो जो मेन हेडिंग्स होती है उनको आपने 1 2 3 4 इस तरह लिखना है, ठीक है। पहली हेडिंग इंट्रोडक्टरी नोट या प्रीलिमिनरी नोट, मीनिंग, डेफिनेशन, मेन बॉडी पे आ जाए। मैं आपको समझा देता हूँ, आप लिख दें क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में पहली जो लॉ की है वो पॉजिटिव लॉ सपोज, ठीक है। अब पॉजिटिव लॉ आ गई। दूसरी हेडिंग कस्टमरी लॉ, ये मेरा हेडिंग है, इसकी नंबरिंग आपने 1 2 3 वाली करनी है। जो सब हेडिंग है उसकी नंबरिंग 1 2 रोमन काउंटिंग करनी है। इसकी जो फर्दर होगी उसकी एबीसी कर देनी है। फॉर एग्जांपल अब कस्टमरी लॉ की टाइप तो है नहीं, सपोज है, हमने क्या करना है, नंबर 1 नंबर ए और बी और सी ये सब हेडिंग में आ जाएंगे। इससे फर्दर बहुत कम होती है। अगर आ भी जाए ए के बाद वो 1 2 इस तरह कर दें। इस तरह एग्जामिनर को ये महसूस हो जाता है, पता चल जाता है क्लियरली, वो ये कर लेता है कि ये इसकी मेन हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है फोर्थ की। और एक और बात याद रखनी है, मेन हेडिंग को ये आपकी मार्जिनल लाइन है, ठीक है। मेन हेडिंग को मार्जिनल लाइन के इस तरफ लिखना है और उसके बिल्कुल लाइन से थोड़ी सी लाइन छोड़ के मेन हेडिंग को लिखना है। मेन हेडिंग को दरमियान में नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद जो मेन हेडिंग की सब हेडिंग होगी उसको आपने थोड़ा सा इधर करके लिखना ताकि वाज़ेह हो कि ये सब हेडिंग है। क्लियर, समझ आई? पॉजिटिव लॉ की भी सब हेडिंग है, उसको आपने इधर करके लिखना है तो बहुत खूबसूरत पैटर्न बनेगा। ये अक्सर आपने जो ये होती है ना बुक्स है भी आपके पास, ये हमारे जो पीच लॉ कॉलेज की बुक है, दिखाइएगा, उस पे भी ऐसे जब वो टाइप करते हैं उसमें भी ऐसा करते हैं। मेन हेडिंग को इस तरफ, सब हेडिंग को थोड़ी सी इस तरफ, और उसको बाद ये देखें, ये मार्जिनल लाइन से बिल्कुल स्टार्ट है, ये इसकी सब क्लॉजेज हैं, इसको उन्होंने स्पेस देके लिखा हुआ है तो वाज़ेह हो गया। अगर इसको स्पेस ना देते तो समझना था ये भी इसके साथ ये अलग पैराग्राफ है। ये स्पेस ने ये जाहिर किया कि ये जो क्लॉजेज हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। समझ आ रही है? इस तरह आपने ये इसका पैटर्न रखना है। उसके बाद आ जाए अंडर नंबरिंग द हेडिंग कर ली आपने। नंबरिंग आपसे सब बच्चों ने किया करनी है, ठीक है। 1 2 3 रोमन में, फिर एबीसी में, इस तरह करनी है सब क्लास में। उसके बाद आ गए अंडरलाइन द हेडिंग। अंडरलाइन किस तरह करना है, आपकी यूनिवर्सिटी शीट पे आपने जब हेडिंग को लिखा उसके बाद हेडिंग लिखनी किस तरह से है, ये लाइन है। हेडिंग हमेशा मार्कर से जब लिखनी है दोनों लाइनों के दरमियान में लिखनी, लाइन के ऊपर हेडिंग नहीं लिखनी। अगर ऊपर लिखेंगे तो लाइन नहीं लगाएगा और स्केल से लाइन लगाने में इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्ट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ लिखा है, दो लाइनों के दरमियान में लिखना है। और ये बहुत बारीक मिलने वाली चीजें हैं जो कि कहीं भी सिखाई जाती है। आपको खुद हम सिखा रहे हैं कि आपने नंबर लेने हैं भाई, हमने इंशाल्लाह पोजीशन सिखा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ लिखा, ये इससे ऊपर लिखेंगे, उसी वक्त आपने क्या करना है, अपने मार्कर से जिसका कट वाला मार्कर होता है उसकी अपर नोक को ऊपर रख के मार्कर से ऐसे लाइन, उस लाइन के ऊपर लाइन लगा देनी है, लाइन टेढ़ी नहीं होगी, खूबसूरत लगेगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये फॉर्मूला, अगर आप लिखेंगे इस लाइन को इसके ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर लिखेंगे, फिर इसे नीचे लिखेंगे तो वो लाइन नहीं लगनी चाहिए। अगर लगा दी तो बुरी लगेगी, अगर लगा दी तो इससे टच करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको एग्जाम्पल अपनी असाइनमेंट दिखाऊंगा एंड पे, ठीक है। ये आ गया, आगे आ गया मटेरियल ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो आपके लेक्चरर आपको लेक्चर्स देते हैं उनके लेक्चर्स को नोट किया करें। रेलिवेंट जो आपको वर्सेस, अहदीस, रेलिवेंट सेक्शन, कोई जुरिस्ट की डेफिनेशंस, वो लिखवाते हैं, उनको नोट किया करें। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो आपके पास रेलिवेंट बुक्स हैं उनके ऊपर जो मटेरियल है वो। नंबर 3, अगर नेट अवेलेबल है नेट से इन तीनों को मिला के अपना क्वेश्चन प्रिपेयर किया करें। क्वेश्चन का मटेरियल
ये बात तो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रही है कि आपके पेपर्स की थ्रू आउट किसी ने भी नहीं आपका पेपर पढ़ना, मटेरियल कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन देख के उसको पता लग जाए इसने कैसे लिखा हो, और इतना तजर्बा टीचर्स का होता है, उनको पता लग जाता है इस बच्चे ने किस कैटेगरी में फॉल करना है, ठीक है, मटेरियल किस तरह का लिखा हुआ है। आपने मजबूर करना है एग्जामिनर को, मेरा पेपर पढ़, मैं हूँ, मेरे लेवल जितना मेरा नॉलेज है उस नॉलेज से लो लेवल का लिखा होगा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मेरे माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस मटेरियल को। जब भी मेरा माइंड, मेरा नॉलेज लेवल जो है उससे अपर क्लास की कोई बात लिखी होगी, मेरा माइंड कैप्चर करेगा उस बात को। आपके पेपर एलएलएम टीचर्स ने चेक करने हैं, ठीक है। आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो तो आपने कोई न्यू बात लिख दी, उस टीचर के माइंड में वो बात पहले नहीं थी, यू हैव फोर्स्ड द एग्जामिनर कि मेरा पेपर पढ़ो। जब वो पढ़ेगा उसको न्यू बात मिलेगी, वो आपको इन रिटर्न नंबर अच्छे देगा, ठीक हो गया। नंबर 1, कुरानी वर्सेस लिखें, अहादीस मुबारका लिखें, पोइट्री इस्लामियात में अगर आपने लिखनी है पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स तो इकबाल की पोइट्री सिर्फ रेफरेंस है और इसके अलावा कोई पोइट्री नहीं है। सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में तो चलती नहीं है, बारकैफ मुतालिया पाकिस्तान में इकबाल की पोइट्री चलेगी। और मटेरियल में अगली बात आ गई, जुरिस्ट की डेफिनेशन लिखा करें, जुरिस्ट की सेम जो है वो लिखा करें, मैगजीन लिखा करें अपने क्वेश्चन को एम्पावर्ड करने के लिए। और अगर लॉ आपने पार्ट 3 में जाएंगे जब रेलिवेंट लॉज उनको पुट किया करें। जजमेंट्स अभी इस लेवल पे सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में जजमेंट्स होती नहीं है, फिलोसफी ऑफ लॉ में भी शायद चंद एक हों, ग्लोबल लीगल सिस्टम में चंद एक होंगी, पार्ट 3 में जाके होंगी। रेलिवेंट जजमेंट्स विद रेलिवेंट साइटेशन, उनका रेलिवेंट लिख के किस लॉ के तहत जजमेंट है, उसका पीएलडी जो भी है वो आपने पुट करना है, ये आपका मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ मार्कर्स, मार्कर अक्सर बच्चों को मार्कर का यूज करने का ही नहीं पता। यूट्यूब पे जाके लिखिएगा हाउ टू यूज मार्कर इन क्वेश्चन इन अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन। मार्कर कट मार्कर है किसके पास, दिखाना कोई। उर्दू वाले बच्चे उर्दू वाले मार्कर लिया करें, बेटा हुआ है 604 शायद मार्कर उर्दू की होती है, दिखाना अगर है तो। और एक कट वाले मार्कर इंग्लिश में भी होते हैं। हमें आज तक यही पता कि ये कौन सी है, ये मास्टर उर्दू की मार्कर है, ठीक है। तो ये उर्दू के पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए लिया करें, मास्टर उर्दू 604 और मास्टर इंग्लिश 605 होगी या जो भी होगी वो लिया करें आप अपना इंग्लिश के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। फिर चले आपके पास ये भी आ गई, इसको भी आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है देख लीजिए। जब आपने इंग्लिश का लिखना है तो आपका जिस तरफ थंब है इस तरफ आपका राइट अपर कॉर्नर जो है मार्कर का वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं समझ आई कि नहीं आप लोगों को। जब उर्दू का लिखना है तो मार्कर का कट इस तरह होना चाहिए, ठीक है। पर ये तो आपको राइटिंग स्किल्स वाले बताएंगे मार्कर का यूज किस तरह करना है। आपने अक्सर देखा होगा वो मार्कर का यूज बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंग्लिश में थोड़ा सा मार्कर को जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे फिर किसी दिन करीब से बताऊंगा, यूं करना है, मार्कर का जो अपर कॉर्नर है वो इस तरफ हो, बार ये मार्कर का यूज करने का तरीका है ये नहीं। और मार्कर को, और दूसरी बात एक और मार्कर होती है जिसका काट मोटा होता है किसके पास, हाँ वो ये वाला, इससे आपने इसको भी यूज करना है। इससे आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, मेन क्वेश्चन जो मैंने कहा था क्वेश्चन कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। इस मार्कर से कंप्लीट क्वेश्चन लिखें नंबर 1। नंबर 2 उस मार्कर से सब हेडिंग बाकी सारी हेडिंग्स लिखा करें, और इस मार्कर से सिर्फ क्वेश्चन लिखा करें, या एक और तरीका हो सकता है इस मार्कर से आप अपनी मेन हेडिंग्स लिखें, मार्जिनल लाइंस। जब पेपर मिलेगा आपके पास, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको आंसर शीट मिल जाएगी, आपने क्या करना है अपना वो स्केल से अपने पेपर पे मार्जिनल लाइन दोनों साइडों पे लगा लेनी है। कितनी स्पेस रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो तकरीबन 4-5 लाइनों की स्पेस कर देते हैं, नहीं आपने इनफ स्पेस, एक स्केल जितना होता है स्केल है, एक स्केल की स्पेस देकर मार्जिनल लाइन लगानी है। और मार्जिनल लाइन लगाने का तरीका क्या है, एक लगानी है या 2 लगानी है। सपोज ये आपका पेपर का कॉर्नर है, इतनी ही स्पेस इनफ है, ठीक है। अब मार्कर जो कट वाला वो मोटे वाला मार्कर दिखाइएगा, उस मार्कर को क्या करना है आपने अपने, हाँ इधर एक कट लगा लेना है, एक लाइन ड्रा करेंगे वो 2 हो जाएगी।
ठीक हो गया। तो डबल लगाने की जरूरत नहीं होगी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ठीक है। तो डबल लाइन लग जाएगी, दोनों साइडों पे तो खूबसूरत लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स। बच्चे क्या करते हैं, अब ये बड़ी अहम बात है राइटिंग स्किल्स में, ये है हर बच्चे के लिखने का एक एंगल होता है। कुछ बच्चे 90 के एंगल पे राइटिंग होती है, कुछ बच्चे की 75 के एंगल पे राइटिंग, ठीक है। अब मेरी नेचुरली है, पता नहीं जब से हमने लिखना शुरू किया मैं लिखता हूँ ये, मैं ज्वाइनिंग राइटिंग तो है ही, लेकिन मेरा एंगल ये वाला है 75 एंगल, ये हर एक का नेचुरल है, हाथ सेट होता है। कुछ बच्चे ये 90 का एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ बच्चों की ये होगी। आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आपकी कौन सी, आपका कौन सा एंगल है, ठीक है। 90 का एंगल, 75 का। जिस एंगल पे आप लिखते हैं, एक वर्ड को जिस एंगल पे लिखा है, सारे वर्ड उसी एंगल पे लिखना है, तो आपका बहुत अच्छा खूबसूरत इंप्रेशन जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 90 के एंगल पे है, एक वर्ड, दूसरा वर्ड इस तरह 90 का एंगल, ये अफगानिस्तान की तरफ है, ये इधर को जा रहा है, ये ईरान की तरफ है, ये इधर को जा रहा है, कोई एंगल ही नहीं है। ये राइटिंग स्किल है आपका। वर्ड का एंगल एक हो, वर्ड जिस लाइन में एक लफ्ज लिखा हुआ है, सारा पेपर उसी एंगल में लिखा, ठीक हो गया। लेंथ, बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम है, पूछते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके पेपर की। जो क्वेश्चन 20 मार्क्स का है उसमें आपकी लेंथ 9 to 11 पेजेस, ठीक है। जो क्वेश्चन 15 मार्क्स का है उसमें आपकी लेंथ क्वेश्चन की 8 to 9 पेजेस, 7 to 9 कह दें आप। ये एक साइड है, ये दो साइड है, और जो 9 to 11 साइड्स कहा मैंने, ठीक है, पेजेस नहीं। तो 10 साइड्स होंगी तो 5 पेजेस, ठीक है। आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, आपने अटेम्प्ट कर दिए 4, टोटल मार्क्स 80 हो गए। आपको हर पेपर में, हर क्वेश्चन में 10 नंबर मिलने हैं, यू आर फेल्ड, ठीक है। आपने 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हर एक में 9 नंबर भी मिल जाए, यू आर पास, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइम भी देखना है। अब मैं टाइम पे जाऊंगा, फिर आपको टाइम बताऊंगा कि कितने टाइम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उतने टाइम के अंदर 13-14 चीजें लिखी नहीं जाती। क्वेश्चन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से असाइनमेंट बना लेनी है। असाइनमेंट के आखिर पे एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीजें जो टीचर ने बताई हुई हैं, जो आपने बुक्स में पढ़ी हैं, उनको एक्स्ट्रा लिख लीजिए, अपने असाइनमेंट में ही लिख लें, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटों का टाइम है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तुम्हारे 8। अच्छा, तो 3 घंटों में कितने हुए? 180। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। तकसीम करो कितना एक क्वेश्चन का टाइम आता है? अच्छा, आपने क्या करना है? 35 से 40। जब आपकी घड़ी 35 से 40 के दरमियान होगी तो कंक्लूजन ड्रा करने पे आ जाएगी। और फिर क्या करना है, अगर आपके पास मटेरियल एक्स्ट्रा है माइंड में और आपका टाइम हो गया खत्म, तो इंटेलिजेंटली मूव किस तरह करते हैं? जस्ट हेडिंग लिखते हैं, जस्ट हेडिंग्स लिख दें, क्वेश्चन को खत्म कर दें, बजाय के अगले क्वेश्चन का टाइम लेके उसकी तौहीन करके उसने फिर आपकी तौहीन करके फेल करवा देना है। इससे बेहतर ये है 45 मिनट्स पे घड़ी की सुई जा रही है तो आपने जस्ट हेडिंग्स एंड पे लिख के कंक्लूजन लिख के तो क्वेश्चन को वाइंड अप कर दें, ठीक हो गया। ये इससे क्या इंप्रेशन जाएगा? एग्जामिनर समझेगा बच्चे को आता था, टाइम थोड़ा था। टाइम मैनेजमेंट बता दिया आपको, 30 मार्क्स का 35 to 40 के अंदर इसमें क्लियर करना है। हमारी आज की सारी स्किल्स तो आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी। अच्छा, ये एक एग्जाम्पलिटी पेपर है, तो इसमें आप ये देखेंगे जो मैंने ये बात की थी राइटिंग स्किल्स की, all the letters are at same angle 75 में। नंबर 2, headings underlined है, कुछ नहीं है underlined है, all the headings are underlined
and headings are between the lines. ऐसा ही है? Yes, sir. Number 4, headings are numbered. Numbering of headings भी की हुई है. सब heading headings से आगे आएंगे. Relevant judgment, PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट 1 relevant judgment दी हुई है लास्ट बेल पे. ये देखें, अब ये हेडिंग नंबर है 10 बेल फॉर अरेस्ट. इसमें सब हेडिंग A B C D ये सब हेडिंग है. इसको मैंने नंबरिंग चेंज कर दी. पहले 1 2 3 चल रहा था, फिर मैंने A B C D कर दिया और इस हेडिंग को थोड़ा सा मैंने स्पेस से लिखा हुआ है. ठीक है, आप देख रहे हैं. और एक पेपर और दिखाता हूँ. ये पार्ट 5 का गया पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट. इसमें इंट्रोडक्टरी नोट शुड बी एटलीस्ट 5 to 8 लाइंस, इतना भी कम ना हो. और अगली बात ये, कुछ बच्चों का मैंने देखा है वर्ड के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा देते हैं. एक लाइन पे इंग्लिश में कितने वर्ड होने चाहिए यूनिवर्सिटी पे? 7 से 8. हाँ, एटलीस्ट 6 to 8, 6 और 8 तक होने चाहिए. एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान इंग्लिश में स्पेस कम से कम रखें. बहुत खूबसूरत आपकी राइटिंग बनेगी. बच्चे क्या करते हैं कि हमने 10 सफ़े करने हैं, खुला खुला लिखते हैं, तो वो आपका इमेज ठीक नहीं जाता. एक चीज. दूसरी चीज, मैंने 3 लाइनों पे हेडिंग लिखी है. ये इस साइड पे कोई एम्बिग्विटी है, कोई ऐसा है कि वो आपस में जो है वो मिक्स हो रही है, सेपरेट है, और एक वर्ड को कंपोज करके ज्वाइंट राइटिंग आप इसको आती तो बहुत अच्छी बात है, वो लिखें. लेकिन एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान स्पेस कम होनी चाहिए. और जो एक वर्ड है पावर लिखा है इनके दरमियान लेटर्स के दरमियान स्पेस होनी नहीं चाहिए. वर्ड्स के दरमियान स्पेस इंतहाई कम हो. ठीक हो गया? तो ये देख रहे हैं राइटिंग स्किल्स आपको नजर आ रही होंगी. 7 की सब हेडिंग रोमन पे आ गई. 1 बच्चों आपका ध्यान इधर नहीं है. मार्कर का यूज सिर्फ ब्लू मार्कर का यूज करते हैं. ब्लैक को यूज नहीं करना. ब्लैक को आप डेफिनेशन लिखने के लिए, जजमेंट लिखने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए ब्लू चलेगा. ये सब हेडिंग देखें 1 2 3 4 में चलते हैं. ठीक है, ओके. ये एक पेपर और दिखा देते हैं आपको. ये आपको मैंने पॉइंटर यूज किया है. वो पॉइंटर आप ओवरऑल मैंने पॉइंटर यूज किया होगा. ठीक है, इसमें मार्जिनल लाइन नहीं है क्योंकि पेपर नहीं था, मैंने घर पे बनाया. तो इस तरह आपका पेपर होना चाहिए. तो सब बच्चे अपनी बेस्ट एफर्ट से असाइनमेंट तैयार करेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा.